नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सबसे पहला टॉपिक है इट्स अबाउट इंडिया एंड कतार। हाउ डज कतार्स एलिवेशन ऑफ टाइज विद इंडिया टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंपैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। कतार हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र देश है। आई एम श्योर आपको पता है कि हाल ही में कतार के एमिर जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे। दोस्तों, 2 दिनों की उनकी यात्रा थी और इस यात्रा में, इस विजिट में दोनों देशों ने अपना जो रिलेशन है उसको एलिवेट किया है। एलिवेट का मतलब होता है एलिवेटर, राइट? एलिवेटर क्या करती है? हमें ऊपर ले जाती है। तो अगर ये स्टेप्स हैं, तो अगर रिलेशन जो है वो नंबर 2 पर था तो अब ये नंबर 3 पर पहुंच गया है। हमने एक नेक्स्ट स्टेज में इस रिलेशन को एंट्री दे दी है। अब जो दोनों देशों के बीच में रिलेशन है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। और ये जो विजिट है तो इसमें जो फोकस एरियाज हैं तो उसमें ट्रेड है, यानी कि व्यापार, एनर्जी। अब ऑफ कोर्स कतार के बारे में हम बात करते हैं तो कतार से हम जो ऑयल खरीदते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक लंबे समय से हम वहाँ से खरीद रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एनर्जी की तो बात होगी ही। इन्वेस्टमेंट, कतार जो है वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड ऑयल सेलिंग कंट्री है, तो उनके पास पैसे भी उतने ज़्यादा हैं, तो ये सारे पैसे जो हैं तो वो हमारे देश में इन्वेस्ट करें, तो इसकी भी कोशिश रही। टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम उनको दे सकते हैं। फूड, वी सप्लाई ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू कतार। सिक्योरिटी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेंस एंड थिंग्स, एंड कल्चर एंड पीपल टू पीपल कनेक्शंस के बारे में भी डिस्कशन हुई। ये भी एक फोकस एरिया का पार्ट रहा। अब चलिए मैप से शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है वेस्टर्न एशिया का मैप। क्विकली यहाँ पर देखिए, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, यहाँ पर है कतार, इराक, ईरान, इजिप्ट देख सकते हैं यहाँ पर एंड देन यू नो दिस इजराइल इज हियर, जॉर्डन, सीरिया एक्सेट्रा। अब हमारा फोकस जो है दैट इज ऑन कतार, तो लेट्स जूम इट अप अ लिटिल बिट। तो एज यू कैन सी हियर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला पानी जो है इट इज़ अरेबियन सी का पानी। और यहाँ से अगर आप एक बोट लेकर जाएंगे देन यू विल रीच हियर गल्फ ऑफ ओमान। फिर यहाँ से होते होते आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में आप एंटर करते हैं पर्शियन गल्फ में, और पर्शियन गल्फ में आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे दैट इज़ दोहा, जो कतार का कैपिटल है। यहाँ पर आप यूएई देख सकते हैं, दिस इज सऊदी अरेबिया हियर, राइट? एक दूसरा छोटा सा देश है, राइट? लेट मी शो इट टू यू, दिस इज हियर, इसको बहरीन कहते हैं। तो ये यहाँ पर है बहरीन, कतार। ये कुछ छोटे देश हैं पर्शियन गल्फ के, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हैं, राइट? और यहाँ पर कुवैत भी आप देख सकते हैं, वो भी एक छोटा देश है, लेकिन ये सारे बहुत ही पैसे वाले देश हैं बिकॉज ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड ऑयल सेलिंग कंट्रीज हैं, राइट? नाउ डियर फ्रेंड्स, कतार के मैप को देख लीजिए। यहाँ पर दिस इज दोहा हियर एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू, और यहाँ पर देखिए सऊदी अरेबिया के साथ एक लैंड बाउंड्री शेयर करता है ये देश। ओके, तो that's basically everything as far as Qatar ka map is concerned. Okay, now let's move on with this particular topic. आगे बढ़ते हैं इसमें। हमारे देश के लगभग 8.5 लाख लोग, राइट, 8,30,000 जितने इंडियंस कतार में रहते हैं। दिस इंडिकेट्स कि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टाइज काफ़ी अच्छे हैं और डेवलपमेंट जो हैं, ये इतने सारे लोग, इंडियन लोग वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, राइट? कतार की पॉपुलेशन, जो कतारी लोग हैं उनकी तो पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन इमिग्रेंट्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं। तो उसमें इंडियन कम्युनिटी जो है वो नंबर 1 पर आती है। इसके साथ साथ दोनों देशों ने ये भी तय किया है कि अभी जो व्यापार हो रहा है दोनों देशों के बीच में, बायलैटरल ट्रेड, तो ये समवेयर अराउंड $14 बिलियन के आसपास है। आने वाले 5 सालों के अंदर इसको डबल करके $28 बिलियन का टारगेट रखा है कि एवरी ईयर हम $28 बिलियन का व्यापार करेंगे। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि चीज़ें हम फ्री में देंगे एक दूसरे को? नो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि समझ लीजिए लगभग 95% जितनी चीज़ें जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं कतार से या फिर कतार इंडिया से, तो 95% जितनी चीज़ें जो हैं इनको ड्यूटी फ्री किया जाएगा। इस पर किसी प्रकार का इंपोर्ट टैक्स या फिर टैरिफ्स जो है वो नहीं लगेंगे। तो इससे क्या होगा? व्यापार जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इट्स लाइक गुजरात से कोई सामान आपने महाराष्ट्र भेजा, महाराष्ट्र से गुजरात को भेजा, तो उसमें जैसे कोई ऐसी ड्यूटी नहीं लगती है, वैसे ही ये दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो व्यापार काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा।
एंड ऑफ कोर्स जब भी कतार की बात आती है तो एनर्जी कोऑपरेशन की बात आती है। एनर्जी कोऑपरेशन जो है ये कॉर्नर स्टोन है दोनों देशों के रिलेशन का, और कतार जो है उसके साथ ये भी डिस्कशन हुई है कि वो हमें और ज़्यादा LNG सप्लाई करेगा। इसी के साथ साथ एनर्जी नीड्स जो है भारत की ये बढ़ती जा रही है, बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग कंट्री और बहुत ही फास्ट पेस से हम डेवलप हो रहे हैं। इसी के साथ हमारी पॉपुलेशन की भी काफ़ी ज़्यादा है, तो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है कतार, और कतार जो है उसको एक नई मार्केट मिलती है, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है भारत से। कल्चरल एक्सचेंज इनिशिएटिव्स, क्योंकि मैंने बताया ना कि इतने लाखों लोग हमारे वहाँ पर रह रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ के लोग और हमारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को समझे, जो सोसाइटल बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे रहा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, तो अब रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ पर दोनों देश जो हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट कर पाएंगे। रीजनल इश्यूज़ आप जानते हैं, मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही कतार के नज़दीक जो हैं वो इजराइल और गाज़ा के बीच में, हमास के बीच में जो इश्यू चल रहा है, तो इससे पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। फिर ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे कि यूक्रेन का वॉर एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, राइट। तो ये सारी चीज़ों में अब क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बूस्ट अप करने की बात है, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नई जॉब्स जनरेट होगी, और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए LNG का सप्लाई जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि कतार जो है उनको जब ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो भारत ये भी कहेगा कि वी आर बाइंग मोर LNG फ्रॉम यू, तो आप थोड़ा यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट भी कीजिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे दूसरे ऐसे जो सेक्टर्स हैं, तो एवेन्यूज़ हैं, तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वी वुड लव टू हैव देम। सो दैट्स व्हाट कतार विल डू। और इसके साथ साथ जॉइंट सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, और ये जो विजिट रही हैं आमिर साहब की, तो इसकी वजह से दोनों देशों को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज रही है दोनों देशों के बीच में, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कि हमारे जो नेवी के ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया था, आई थिंक 8 लोग थे, तो उसमें से 7 लोग तो वापस आ गए, एक वहाँ पर हैं, आई एम श्योर जल्द से जल्द उनको भी कतार जो है वो रिलीज़ कर देगा। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशन है दोनों देशों के बीच में। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 2। ये जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट मणिपुर, राइट। मणिपुर में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर अप्लाई किया गया है। व्हाट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू रीबिल्ड ट्रस्ट बिटवीन मणिपुर हिल एंड वैली कम्युनिटीज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। स्क्रीन पर है इंडिया का मैप, राइट, एज यू कैन सी आवर कंट्री इंडिया। यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इसको अगर जूम करके देखें तो दिस इज मणिपुर, इम्फाल, राइट, कैपिटल है। तो इस राज्य की आज हम बात कर रहे हैं। ये मैप खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है। तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, फिर किस ये जो 7 सिस्टर या फिर 7+1 जो है, जिसमें सिक्किम भी आप ऐड कर लीजिए, तो ये जो राज्य है किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। आपको इजीली ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मणिपुर जो है वो न्यूज़ में रहा है, पिछले लगभग 21-22 महीनों से रहा है, तो भाई मणिपुर जो है वो किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है, नीचे दिए गए लिस्ट में से मणिपुर को ध्यान में रखिए और नीचे दिए गए लिस्ट में से बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ वो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो ये सारे नाम ही आपको दिए जाएंगे, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि किसके साथ नहीं करता है, राइट। प्रेसिडेंट रूल जो है इसको इम्पोज किया गया है पिछले 21 महीनों से। यहाँ पर एथनिक वायलेंस की सिचुएशन है, 250 से ज़्यादा लोग जो हैं उनका निधन हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, और हज़ारों लोग जो हैं उनको अपना अपना घर छोड़कर अलग अलग जगह पर जाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस एथनिक वायलेंस, राइट। और ये जो वायलेंस है पिछले इतने महीनों से चल रहा है, लगभग 2 सालों से चल रहा है। तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस क्राइसिस को हैंडल किया है, और जिस प्रकार से जो N बिरेन सिंह साहब है जिसके बारे में हमने बात की थी, उन्होंने एक रेजिग्नेशन दिया है, तो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से क्राइसिस को हैंडल किया है, इसको वाइडली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, राइट। 9 फरवरी को मिस्टर सिंह ने रेजिग्नेशन दिया है, और इसके पीछे भी एक रीज़न है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक चीज़ को स्क्रूटनाइज कर रही है, एक चीज़ को देख रही है। एक लीक्ड ऑडियो टेप सामने आई है, और इस लीक्ड ऑडियो टेप्स में मीन्स एक नहीं लेकिन मल्टीपल टेप्स है, ऑडियो टेप्स। इसमें पता चला है कि ये जो सिंह साहब हैं, ही वॉज एक्चुअली फ्यूलिंग द
कॉन्फ्लिक्ट। ये जो ट्रस्ट का इश्यूज हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ के बीच में एथनिक वायलेंस हुआ है, तो वन इज़ कुकीज़ और दूसरे हैं मेइतीज़। ये सिंह साहब जो हैं ये मेइती कम्युनिटी के हैं। तो इन दोनों के बीच में ये एथनिक वायलेंस चला है और राज्य सरकार जो है इसको इम्पार्शियली बिहेव करना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने पार्शियलिटी डेफिनेटली की है। जब से आप समझ लीजिए हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1951 से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो ये 11th टाइम ऐसा है कि मणिपुर जो है इसमें प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है। दिस इंडिकेट्स कि मणिपुर का जो पॉलिटिक्स है इट्स वेरी वेरी फ्रेजाइल। यहाँ पर कुछ 30 जितनी कम्युनिटीज़ हैं को एग्जिस्ट करती हैं, तो अपने आप में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, राइट। और प्रॉब्लम यह है कि जिस प्रकार से सरकार को काम कर, सरकार के लिए सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन एज यू नो हमारे देश में आज भी दिस आर द थिंग्स कि कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर हम पॉलिटिशियंस को सिलेक्ट करते हैं। एंड दिस आर द मेन रीजंस, दिस आर द कोर रीजंस कि इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आया है तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि जो हथियार पुलिस से लूटे गए हैं, जो एम्यूनिशंस हैं, तो इनको रिकवर किया जाए, राइट। इसी के साथ साथ वहाँ पर कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो एक्सटोर्शन का काम करते हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट में रुकावट डालते हैं, तो इन सारे को या तो आप लाइन पर लाइए या न्यूट्रलाइज कीजिए। न्यूट्रलाइज का मतलब जो भी है, राइट, कि उनको आई मीन टू से वो हथियार त्याग दे या फिर वो जेल में चले जाए, वट एवर इट इज़, राइट। तो ये थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है, लोगों को न्यूट्रलाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल पावर, ये सारी चीज़ों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और जो हिल ट्राइब्स हैं उनकी एक लंबे समय से कंप्लेंट रही है कि जो वैली में रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो मेइती कम्युनिटी है, तो इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा है, राइट। और हिल ट्राइब जो हैं वो एक लंबे समय से मार्जिनलाइज रही है, तो इसमें भी एक बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नेंस के स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द ट्रस्ट। और इसके साथ साथ लास्टिंग पीस अगर कम्युनिटीज़ के बीच में नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक यहाँ पर शांति का वातावरण जो है वो फिर से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले बंद किया जाए, उसके बाद ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसे लोगों को लीडरशिप पोजीशन पर बिठाया जाए जो सबका साथ और सबका विकास जो है इसको जेन्युइनली इम्प्लीमेंट करे। एवरी कम्युनिटी शुड फील कि जो सरकार है वो उनकी सरकार है, यू नो। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसा ही होना चाहिए, बट there are many challenges in politics. Right, let's move on to the next one. How polluted are India's rivers and what does it mean for public health and the environment? We know it very well, the state of our rivers, right? They are highly polluted. Some rivers, some stretches are poisonous in fact. और यहाँ पर एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, CPCB का असेसमेंट आया है। 603 रिवर्स जो हैं इनका असेसमेंट किया गया और इनमें से 311 ऐसे पोल्यूटेड स्ट्रेचेस जो हैं ये 279 रिवर्स में देखने को मिले, बेस्ड ऑन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट, BOD लेवल्स जिसको कहते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि 603 में से 279 रिवर्स जो हैं इसके 311 स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो काफ़ी पोल्यूटेड हैं। इसका मतलब ये है, लेट्स से कि ये एक नदी है, तो ओरिजिन पॉइंट में यहाँ तक ये नदी क्लीन होगी, उसके बाद कुछ जगहों पर ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होगी, राइट, उसके बाद कुछ स्ट्रेचेस में क्लीन फिर पोल्यूटेड। तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है। कुंभ मेला जो हुआ तो इसकी वजह से भी यूपी अथॉरिटीज़ के लिए चीज़ों को क्लीन करना इज़ गोइंग टू बी ए बिग चैलेंज फॉर श्योर। अभी 45 डे का ये जो इवेंट है उसका लास्ट वीक बाकी है और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने वाटर क्वालिटी को लेकर एक बहुत ही चिंता जो है वो व्यक्त की है। 3 फरवरी को CPCB का जो रिपोर्ट आया है, इट रेज्ड रेड फ्लैग्स नॉट ऑन BOD बट ऑन हाई फीकल कोलिफॉर्म लेवल्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं कुछ जगहों पर ऑपरेशनल रहते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये ऑपरेशनल नहीं है। कुछ जगहों पर जो कंप्लाइंट हैं उसको फॉलो किया जाता है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो किए जाते हैं। कुछ जगहों पर ये फीकल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और ये जो फीकल कोलिफॉर्म है दोस्तों, ये कुंभ में जो लोग जाते हैं ना, तो इसकी वजह से भी इसमें एक राइज हमें देखने को मिला है।
Now the thing is, what we need is transparent investigation of this particular thing. Water is life, as we all know. और ये एक सिंड्रोम है, महाराष्ट्र में इसका आउटब्रेक हुआ है. इसको कहते हैं गुलियान बेर सिंड्रोम, और ये लिंक्ड है ई कोली बैक्टीरिया से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ये ई कोली को लेकर जो है प्रश्न पूछे गए हैं. एंड ये सिंड्रोम जो है गुलियान बेर सिंड्रोम, इसको भी आप याद रखिएगा. इसका आउटब्रेक महाराष्ट्र में देखने को मिला है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स टाइप एग्जामिनेशन. इसमें इस प्रकार की चीज़ें आपको बताएं. गुलियान बेर सिंड्रोम के बारे में थोड़ी रिसर्च भी कर लीजिएगा. ई कोली के बारे में भी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तो ये काफ़ी एक सीवियर है ई कोली बैक्टीरिया, और पुअर वाटर क्वालिटी की वजह से इस प्रकार के डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड होते हैं. हमारे यहाँ पर इनटॉलरेबल अमाउंट का जो पानी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करना, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, ये सारी चीज़ों को ऐसे ही नदियों में छोड़ा जाता है. हमारे यहाँ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो है आज भी 25% जितना जो है वो अनप्रोसेस्ड रहता है. और रिवर्स जो हैं ये एक ऐसी सिस्टम होती हैं जो सेल्फ हीलिंग है, लेकिन उसको सेल्फ हील होने के लिए हमें वक्त देना पड़ेगा. हम ऐड ऑन ही करते जाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इजंट इट? तो वी नीड डिपेंडेबल मॉनिटरिंग, साइंटिफिक फिक्सेस टू सॉर्ट आउट और क्लीन आवर रिवर्स. और इसके साथ साथ सिस्टमेटिक फेलियर्स जो हमारे देश में हमें देखने को मिल रहे हैं. और हमारा देश दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, और पानी, एज यू नो, के अभी समर्स आर नॉट फार फ्रॉम अस, एंड देन वी विल रीड रिपोर्ट्स ऑन फ्रंट पेज कि तमिलनाडु में ये हुआ, गुजरात में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ. अलग अलग जगहों पर पानी को लेकर जो एक किल्लत है, एक जो स्ट्रगल है, वो हमें देखने को मिलेगा. तो वी हैव टू सेव वाटर, वी हैव टू रिस्पेक्ट द वाटर दैट वी हैव. एक वक्त था जब नदियों के लिए मीन्स नदियों के लिए वी वर फेमस, आवर कंट्री वॉज फेमस फॉर आवर रिवर्स. और आज भी हैं, लेकिन आज हम इनफेमस हैं बिकॉज ऑफ आवर रिवर्स. और नदियों का यहाँ पर कसूर नहीं है, कसूर जो है वो हमारा है, राइट? हमारी गंदी आदतों का है. सो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, बेटर प्लानिंग आर रिक्वायर्ड. टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, बिकॉज वाटर इज़ लाइफ. इससे पहले भी कई बार मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में ये कहा जाता है कि अगर होगा तो पानी को लेकर ये युद्ध होगा. तो इमेजिन कि एक ये जो फ्री में मिला है ना नेचुरल रिसोर्सेज, फ्री की चीज़ों की वैसे उतनी कोई ख़ास कीमत भी नहीं होती है. अगर कोई चीज़ें फ्री में हमें दी जाती हैं तो हम उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, भले ही वो कितनी ही वैल्यूएबल क्यों ना हो, राइट? चाहे एयर, वाटर, सॉइल, दिस आर ऑल थिंग्स दे आर फ्री, राइट? फ्री इन द सेंस इसको हम बनाते नहीं हैं, ये हैं, लेकिन इसको हम अगर आपने कोई 50,000 की कोई एक अंगूठी ली है तो यू विल लुक आफ्टर इट वेरी वेल. लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हवा है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी है, तो उसमें हम कचरा डाल देते हैं. दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ. नंबर 4, दिस वन इज़ अबाउट टेस्ला कार्स. बहुत सारे रील्स आपने देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें टेस्ला के बारे में जानते होंगे. आप में से बहुत सारे कार एंथुजियास्ट जो हैं, जिनको कार काफ़ी पसंद है, हो सकता है कि आप टेस्ला जैसी गाड़ियों को नफरत भी करते हो, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल गाड़ी चलाने का जो मज़ा है, ख़ास करके डीजल गाड़ी चलाने का जो मज़ा है, वो इलेक्ट्रिक में नहीं है. जो आवाज़ नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, राइट, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर. ईवी के बारे में कहा जाता है ईवी इज़ फ्यूचर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो प्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस है ना, इट इज़ नॉट ग्रीन एट ऑल. और ऊपर से जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, तो भारत जैसा देश जो है वो आज भी एक बहुत बड़ा चंक, जो मेजॉरिटी हमारी बिजली है, वो किससे हम पैदा करते हैं? कोयले से करते हैं. तो ऊपर से ही आप इसको ग्रीन कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ग्रीन, टू बी ऑनेस्ट. अब समय के साथ चीज़ें चेंज होगी, देखते हैं आगे क्या होता है, राइट? वी हैव टू वेट एंड वॉच कि जेन्युइनली ईवी या फिर कोई नया ब्रेक थ्रू आता है इसमें. डोंट नो येट. इस पर चीज़ें चल रही है, काम चल रहा है. वी हैव टू वेट एंड वॉच. व्हाई इज टेस्लाज एंट्री इनटू इंडिया मोर अबाउट सर्वाइवल देन एक्सपांशन इन टुडेज ईवी मार्केट? टेस्ला के फैंस एक खुशी का माहौल कि भाई भारत में भी टेस्ला जो है वो अब हमें देखने को मिलेगी, राइट? और
जो मस्क हैं, इलॉन मस्क ने तो ये अनाउंस किया कि वो टेस्ला को भारत लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाई वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करने की क्यों ज़रूरत है, आप यूएसए में सेटअप कीजिए, वहाँ पर मत कीजिए। तो इस प्रकार का भी क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिला। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या कोऑर्डिनेशन का अभाव है वहाँ पर, या फिर एक स्वतंत्रता है। आप दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के अभाव में मैं ये कहूँगा कि मस्क ये कह रहे हैं कि मैं टेस्ला को लेकर आऊँगा, और एज वी नो कि ट्रंप से नज़दीक हैं अभी तो मस्क साहब, तो ट्रंप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो बराबर नहीं है, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, भारत इज़ अ टैरिफ किंग। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ्रेंड बताया जाता है, इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बताया जाता है, और खुलेआम हमारे बारे में जो ट्रंप साहब हैं वो टैरिफ और इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करते। तो थोड़ा अभी एक बहुत ही विचित्र सा एक माहौल अभी वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल रहा है। एनीवेज, जो मस्क हैं उन्होंने कहा कि इंडियाज़ जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा, ही साइटेड इंडियाज़ हाई टैरिफ्स एज अनफेयर दो टेस्ला हैज़ नो इमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स। अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा यहाँ पर, राइट। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, इलॉन मस्क जो हैं इज़ नॉट गोइंग टू असेंबल और मैन्युफैक्चर इन इंडिया। 13 जॉब्स एडवर्टाइज की गई है बाय टेस्ला, और फोकस ये है कि हमारे देश की जो एक नीश मार्केट है, जो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, वही टेस्ला को खरीद पाएंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। टेस्ला की सबसे जो चीपेस्ट कार है मॉडल 3, तो चाइना में इसकी कीमत है $32,000, यानी कि समवेयर अराउंड 28 लाख रुपीज़ की इसकी कीमत है। अब 28 लाख रुपीज़ में अगर टेस्ला यहाँ पर आप सोच रहे हैं जो चाइना में बनती है तो वो यहाँ पर आएगी, तो आप इसकी प्राइस लगभग डबल कर दीजिए। तो हाउ मच इज़ दैट? 46 लाख रुपीज़, इज़न्ट इट? 56 लाख रुपीज़ में कोई टेस्ला का सबसे लोवेस्ट मॉडल लेगा तो यू शुड बी ए वेरी बिग फैन ऑफ टेस्ला, और एल्स 56 में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इवन विथ इम्पोर्ट्स फ्रॉम जर्मनी, हाई इंडियन ड्यूटीज़ विल मेक टेस्ला, तो वहाँ पर जर्मनी में भी उनकी एक गिगा फैक्ट्री है। अब 2022 में वो आने वाले थे, और फिर टैरिफ की डिस्प्यूट्स और ये सारी चीज़ें, फिर 2014 में कहा कि वी आर गोइंग टू कम। 2015 में हमारे मोदी साहब वहाँ की उनकी फैक्ट्री को भी विजिट करने के लिए गए थे अमेरिका में, और उसके 1 महीने के बाद मस्क ने अनाउंस किया कि ही इज़ गोइंग टू ओपन अ फैक्ट्री इन चाइना, राइट। अब सिचुएशन ऐसी है कि टेस्ला का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इट्स ड्रॉपिंग डाउन। 2022 में इट वाज 30%, लेट 2024 में इट्स 15%, राइट। और एवरेज सेल प्राइस जो है ये भी ड्रॉप हुई है। जर्मनी में अगर आप देखें तो जर्मनी में जितनी अलग अलग ब्रांड्स ईवी बनाती हैं, तो ओवरऑल ईवी का जो सेल्स है वो 40% ड्रॉप हुआ है। और टेस्ला में गिगा फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है जर्मनी में टेस्ला की। चाइना में अगर आप देखेंगे तो टेस्ला का रिकॉर्ड रहा है, राइट। 6,57,000 व्हीकल्स उन्होंने बेचे हैं, लेकिन अब टफ कंपटीशन BYD और Xiaomi से उनको फेस करनी पड़ रही है। इनफैक्ट BYD की कार्स जो हैं उनका ग्रोथ हुआ है, टेस्ला का जो सेल्स है ये डाउन रहा है, डिप हुआ है। मर्सिडीज और BMW जैसी जो ब्रांड्स है वो भारत में EVs को असेंबल कर रही हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी फॉर टेस्ला टू कम हियर, राइट। और अब BYD जो जैसे मीन्स नए कार, इलेक्ट्रॉनिक कार जो है ना, तो उसमें इंजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग व्हेन इट कम्स टू ए कार। तो डीजल इंजन बनाना, पेट्रोल इंजन बनाना, इट्स वेरी वेरी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट। एक बहुत ही इट्स नॉट ए ईजी थिंग टू क्रिएट ए न्यू इंजन और टू प्रोड्यूस ए न्यू इंजन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कार में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, राइट। मोटर्स होती हैं। तो बहुत नए प्लेयर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इट्स बेसिकली ए गैजेट ऑन व्हील, आई वुड से। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। तो BYD जो हैं वो नई चीज़ें ऐड कर रहा है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स विद डीप सीक, इस प्रकार की चीज़ें। इसी के साथ जो मस्क साहब हैं, इज़ फेसिंग, उनकी कंपनी जो है तो उसमें ये क्रैश इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उनकी प्रॉब चल रही है वहाँ पर, जो एक्सीडेंट्स हुए इन चीज़ों को लेकर। तो टेस्ला जो हैं उसको इसको एक नई मार्केट चाहिए। जिस प्रकार से उनका सेल्स रहा है, तो इंडिया इज़ नॉट समथिंग दैट अब ऑप्शन नहीं रहा। अब तो वो चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए और इंडिया की मार्केट में और ज़्यादा सेल्स करे, क्योंकि दूसरी जगह पर तो हमने देखा कि उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, इज़न्ट इट?
नाउ वी हैव रीच टू द फिफ्थ टॉपिक. आज धड़ाधड़ एक के बाद एक टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया. इज इट 1 2? व्हाट वाज द थर्ड वन? लेट मी क्विकली चेक. ओ यस, हमने ये जो पोल्यूटेड रिवर्स हैं उसके बारे में बात की थी, राइट? ओके, let's move on to the fifth topic of the day. This is again a very, very interesting topic. How can India leverage its bias clout to secure better terms in defense deals? जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जब वो हमारी तारीफ करे ना, तो जितनी तारीफ करे आप उसको 50% ही कंसिडर करना, और अगर तारीफ कर रहे हैं तो इन तारीफों को क्रिटिकली इवेल्युएट भी करना चाहिए. अभी हाल ही में हमारे मोदी साहब जब वहाँ पर गए तो F-35 ऑफ़र किया गया. F-35 को लेकर और हमने डिस्कशन भी की थी, राइट? और आप में से एक कमेंट भी आई थी स्टूडेंट की, राइट? अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई मस्ट रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारे, राइट? तो लेट मी क्विकली गो थ्रू इट एंड चेक. उन्होंने F-35B वेरिएंट के बारे में भी बताया है, राइट? आशुतोष थे, हु वाज इट? लेट मी चेक. Give me 1 second, I'll be with. तो F-35 के बारे में हमने थरो डिस्कशन की थी कि क्या क्या इसकी खासियत हैं. ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड एयरक्राफ्ट हैं, काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट रहता है ये. और वी हैव ऑल्सो सीन कि भाई जैसे हमारे जो चीफ हैं एयरफोर्स के चीफ, तो उन्होंने भी एक नाराज़गी एक्सप्रेस की थी कि जिस प्रकार, यस इट वाज नॉट आशुतोष, राहुल सिंह ने बताया था कि F-35 जो है, F-35 का जो B वेरिएंट है, तो ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. A, B और C ये 3 वेरिएंट्स आते हैं इसमें. जो A है ये कन्वेंशनल है, रेगुलर है, एक क्या कहते हैं टारमेक या फिर रनवे पर ये लैंड और टेक ऑफ कर सकता है. बी वाला जो वेरिएंट है ये नेवी के लिए यूज, बी और सी दोनों नेवी के लिए हैं, लेकिन बी वाला जो है ये खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, राइट? लैंडिंग और टेक ऑफ में काफ़ी सही रहता है. वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ, ऐसे ही उड़ता है और ऐसे ही लैंड कर लेता है, राइट? ऐसे नहीं. ऑलराइट, सो ये F-35 ऑफर किया गया, काफ़ी डिस्कशन भी हमने इसके बारे में की थी, राइट? नाउ द थिंग इज, इसको हमें जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से समझना है. आज भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं, बनाए इंडियंस, आई मीन टू से एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया यूएस रिलेशंस, तो वो यूएसए को उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यूएसए अभी क्योंकि हमारी मार्केट और ये बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से यूएसए नज़दीक आया है. वैसे भारत के लोग जो हैं वो यूएसए में हमेशा से रहे हैं, हमेशा इन द सेंस एक लंबे समय से रहे हैं, राइट? 3rd जनरेशन 4th जनरेशन में भी. लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मीन्स एक डिस्टेंस जो है वो हमेशा से रहा है यूएसए और इंडिया का. और ब्लाइंडली किसी भी देश को आप किसी भी देश को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट? व्हेन इट कम्स टू जियो पॉलिटिक्स. कुछ ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल भूटान की बात अलग है, लेकिन ब्लाइंडली जो है यू कैन नॉट ट्रस्ट. दिस इज कोर डिप्लोमेसी, दिस इज रो डिप्लोमेसी. कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं है. ये समझ लेना एक बात डिप्लोमेसी की. आज पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, यू नेवर नो, 15, 20, 30, 50 सालों के बाद पाकिस्तान हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड भी हो जाए. वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किसको पता था कि जर्मनी और यूके कभी मित्र हो पाएंगे? आज देखिए, दे आर डूइंग वेरी वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. एज फार एज थोड़ी बहुत मजाक चलती रहती है वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर, लेकिन कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, को किसी भी वॉर स्टेट ऑफ वॉर में नहीं है. सो किसी भी देश पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर एक देश जो है उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है खुद का इंटरेस्ट, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स. पर्सनल रिलेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में तो ऐसा ही होता है. मार्केट में तो लोग ऐसा ही करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट में भी ऐसा ही करना चाहिए, नो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में तो ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही होगा. रशिया, जिसको हम हमारा बैड वेदर फ्रेंड कहते हैं, उसके भी इतिहास को अगर देखें तो 1962 वॉर में रशिया हमारे साथ नहीं खड़ा था, वो बेइजिंग को सपोर्ट करता था, चाइना को सपोर्ट करता था. फिर इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई और उसके बाद मॉस्को जो है वो
वो थोड़ा ऐसा डिपेंडेबल एलाई बना। 71 के युद्ध में चीज़ें जो हैं वो हमारे फेवर में थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रशिया से जो हम सामान खरीदते हैं, रशिया की जो सप्लाई है आर्मामेंट्स हैं, ये रिलायबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है उनकी वो वेस्टर्न प्रोडक्ट से काफ़ी इन्फीरियर रहती है। और फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा कि भाई आप रशिया से डिस्टेंस कर लीजिए, तो भारत ने कहा कि भाई हम तो न्यूट्रल रहेंगे, वी डोंट वांट टू प्ले दिस गेम। आपको उनके साथ प्रॉब्लम है, इट्स ओके, हमारी तो दोनों से बनती है, हम आपसे भी खरीदेंगे उनसे भी खरीदेंगे, हम आपको भी बेचेंगे हम उनको भी बेचेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए ही हम चले हैं। फ्रांस 1950s से 50s से, राइट, लेट मी राइट इट डाउन हियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1950s से अगर आप देखेंगे तो फ्रांस से हम कुछ ना कुछ आर्म्स, एम्यूनिशंस, ये प्रोडक्ट्स जो हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स खरीदते आए हैं। लेकिन आज तक फ्रांस ने जो ऐसी नीश टेक्नोलॉजी है ना वो हमारे साथ शेयर नहीं की, क्योंकि उनके जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस जो हैं वो कुछ अलग है। ब्रिटेन, अब ब्रिटेन और भारत की एक शेयर्ड हिस्ट्री है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने उनसे यूज़ करना स्टार्ट किया, खरीदने स्टार्ट किए राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बावजूद भी 1965 के वॉर में जो वीट है, उस समय पर हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो उस समय पर ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश डिलेड वीट इंपोर्ट्स, ताकि भारत पर कश्मीर को लेकर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि दुश्मनी पालनी है, हम सेइंग चीज़ें याद रखनी है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चलना होता है। यूएस जो है वो एक लंबे समय से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है। यूएसएसआर और अफगानिस्तान का इश्यू, तो एक बफर स्टेट के तौर पर पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ, और जब ये इस्तेमाल ख़त्म हो गया उसके बाद ऐसे फेंक दिया पाकिस्तान को। ये भी है, पोखरण 2 का जब टेस्ट किया हमने, तो यूएसए वाज द फर्स्ट नेशन टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन अस, और आज भी कुछ ऐसे सैंक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं। वो उतना नहीं है लेकिन चल रहे हैं, ऑफिशियली तो चल रहे हैं। तो यहाँ पर F-35 जो ऑफर किया गया ना हमें, इसको हमें भारत के नहीं लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट से देखना कि क्यों वो चीज़ें हमें बेचना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ GE F-404 इंजिन्स के डिलेज की बात आ रही है, दूसरी तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है वो नहीं मिल रही है। तो नए नए कमिटमेंट्स अगर यूएसए कर रहा है तो इसमें हमें बहकना नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, वॉर्स जो हैं, आज के समय के जो युद्ध हैं, ऑफ कोर्स वी नीड फाइटर जेट्स प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इसी के साथ साथ मिसाइल्स ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने कहा ना कि S-400 जैसे मिसाइल्स जो हैं, वैसे ये F-35 जो हैं उसको हंट डाउन करने की कैपेसिटी रखती है। तो अगर चाइना कुछ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो वी कैन यूज़ मोर मिसाइल्स लाइक, या फिर एयर प्रोटेक्शन सिस्टम like S-400। इसी के साथ साथ UAVs, unmanned aerial vehicles, they are also key these days, right? Drones play, drone, ये जो ऐसे drones, UAVs are basically drones, right? तो military drones को UAVs कहते हैं हम। तो ऐसे बड़े छोटे drones जो हैं they can, you know, become, और इसको एक जैसे स्क्वाड्रन होती है तो ऐसा एक स्वॉर्म क्रिएट किया जा सकता है, ड्रोन का स्वॉर्म। यानी कि आप समझ लीजिए एक साथ 300-400 ड्रोन्स उड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, तो ये अच्छे अच्छे फाइटर जेट को टक्कर दे सकते हैं। तो इंडिया जो है वो इन क्षेत्रों में मिसाइल्स और यूएवीज में आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कितनी सारी मिसाइल्स जो हैं वो हम टेस्ट कर रहे हैं, DRDO टेस्ट कर रही है और उसमें सक्सेस मिल रहा है। दूसरे देशों को भी अब बेचने लगे हैं। अभी आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कि फ्रांस को कौन सी सिस्टम हम बेचने की अभी बात जो है वो हमने की थी, राइट। फ्रांस को हम एक डिफेंस प्रोडक्ट हम उनको बेचने वाले हैं, तो व्हाट इज दैट? Stick your answer in the comment section. So India is progressing in these sectors when it comes to UAVs and missiles, but HAL's aircraft production जो है it remains a concern, जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि हमारे जो चीफ है he is not happy with जिस प्रकार से प्रोडक्शन चल रहा है। HAL का जो एक प्रोडक्शन का सिस्टम है तो उससे हमारे एयर चीफ भी इज़ नॉट हैप्पी विथ इट। तेजस मार्क 2 AMCA प्रोजेक्ट जो है उसको अभी थोड़ा वक्त लगेगा, समय के अनुसार वी हैव टू बाय। हमारी स्क्वाड्रन डिप्लीट हुई है, थोड़ी कम हुई है, तो वी हैव टू परचेज। लेकिन F-35 इज़ गोइंग टू बी अल्ट्रा प्राइजी। इसी के साथ साथ इसके मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी के साथ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें, 4.5 जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन, राइट, 5th जनरेशन भी नहीं, 4th जनरेशन भी नहीं, उसके बीच का। तो यूरोप के पास भी कुछ अच्छे ऑफर्स हैं
राइट, स्वीडन है, देन वी कैन गो फॉर यूरो फाइटर जेट। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और भारत जो है, वी हैव दिस बायस्ड आउट, यानी कि अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वी कैन थॉपिंग दिस नेगोस मीन्स ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस के भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम थोप सकते हैं, क्योंकि उनकी कंपनीज को भी सामान बेचना है। दे आर नॉट डूइंग एनी एहसान ऑन अस। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन यूज। एंड ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। हम बहुत स्लो चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, राइट। खास करके ये क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। तो वी नीड टू बूस्ट अप दिस थिंग। ये किसी भी देश पर हम लॉन्ग टर्म के लिए रिलाई नहीं रह सकते। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन स्टफ। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया आज की डिस्कशन में कि ये जो सीरीज़ है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इट विल हेल्प यू विथ क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स। एग्जामिनेशन में आपको एज देगी, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। और इसके साथ साथ ये जो सीरीज़ है इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।